बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.4 जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं, ये इक्वेशंस किन कंडीशंस में किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती हैं और किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप डिराइव भी करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जा सकता है। अब बोर्ड एग्ज़ाम में के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इसको आप सुन लें। आपसे वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करवाएगा। क्वेश्चन देगा कि डिराइव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, तो तीनों को डिराइव भी करवा सकता है या फिर किसी भी 2 को वो डिराइव करवा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इसके कई सारे तरीके बन सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपसे वो कहेगा राइट द फार्मूलाज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि आप सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 है, इनके फार्मूलाज लिख दें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है कि एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैन बी अप्लाइड। वो कंडीशंस बताएं कि जिन कंडीशंस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर क्योंकि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने ड्राइव करनी है, तो इनमें से किसी भी एक की जो डेरिवेशन है वो आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। यानी जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 2 की डेरिवेशन या तीनों की डेरिवेशन पूछ लेगा, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। या किसी एक की डेरिवेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो अब आपने इन बातों को जहन में रखते हुए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये टॉपिक आपको वाइट बोर्ड पर बिल्कुल वैसे सॉल्व करवाऊँगा जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करके आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, और आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि जो हम यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिखें वो आपको क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशंस यानी हरकत की मुसावातें। जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसकी मोशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसकी मोशंस के बारे में जानने के लिए हमने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाई है। अच्छा, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये किसी एक शख्स ने ड्राइव नहीं की, बल्कि ये न्यूटन्स के फार्मूलाज यानी न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है और जो गैलीलियो ने डिस्कवरी की थी, इसको देखते हुए ये इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव की गई हैं। अब यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये मशहूर हैं और आपकी बुक में दी गई हैं। हमने इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं के बारे में बात करनी है, इन्हीं की डेरिवेशन करनी है। तो देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जो कि किन चीज़ों के बारे में रिलेशन बताती है। वेलोसिटी, पोजीशन, पोजीशन हम डिस्टेंस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, और टाइम, इन तीनों का रिलेशन जो है आपस में बताती हैं। स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे बता दूं कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन जो है ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस तीनों के अंदर मौजूद है। अब हम इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपकी बुक के अंदर वो लिखता है कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये रिलेट करती है, रिलेशन बताती है वेलोसिटी एंड टाइम का। आप लोग मैट्रिक क्लासेस में भी इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ के आ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप जानते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है और वी आई उसी ऑब्जेक्ट की पहले वाली इनिशियल वेलोसिटी है, और टी यहाँ पर टाइम है। एक्सेलरेशन को एक दफ़ा आपने उसकी बात नहीं करनी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखें, इसमें वेलोसिटी है और टाइम है,
तो ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताती है। तो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स, आगे 4 ऑप्शन देगा, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी पोजीशन या ऑल ऑफ दिस। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो उसने लिखा हुआ है कि फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी और जो टाइम है उसका रिलेशन बताती है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास वेलोसिटी और टाइम आ रहा है। एक्सेलरेशन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन मतलब डिस्टेंस। अब देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस जो कि पोजीशन या डिस्टेंस को शो कर रहा है इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें पोजीशन है और क्या है, टाइम है। तो ये पोजीशन और टाइम का जो रिलेशन है उसको समझाती है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स वेलोसिटी एंड पोजीशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो इसमें वेलोसिटी है और डिस्टेंस यानी पोजीशन है। तो ये वेलोसिटी और पोजीशन का जो रिलेशन है उसके बारे में हमें बताती है। तो ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन और टाइम का रिलेशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी और पोजीशन का जो रिलेशन है उसको कहते हैं, उसके बारे में बयान करती है, उसे बताती है। ये आपकी जो बुक की लाइन है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। अब पास्ट पेपर्स में ये एमसीक्यू आ चुका है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस में कॉमन है। स्टूडेंट्स, कॉमन का मतलब ये है कि सब में है। अब देखिए 2 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अंदर मौजूद है। पहली क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। अगर आप देखें इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन ए है, इसमें भी एक्सेलरेशन ए है। और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी वाला फैक्टर है, इसमें वी आई है, इसमें भी वी आई है और इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपको एमसीक्यू देगा कि विच क्वांटिटी इज़ कॉमन इन ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑप्शन ए में होगा डिस्टेंस, ऑप्शन बी में होगा टाइम, ऑप्शन सी के अंदर होगा फाइनल वेलोसिटी और ऑप्शन सी के अंदर होगा एक्सेलरेशन। तो आपने एक्सेलरेशन टिक करना है, चूँकि फाइनल वेलोसिटी सब में नहीं है, इन दोनों में है, इसमें नहीं है। टाइम देखें तो पहली 2 इक्वेशंस में है, इसमें नहीं है। तो जो कॉमन है वो एक्सेलरेशन है या फिर इनिशियल वेलोसिटी है। तो इन दोनों में से कोई एक देता है और साथ 3 ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दे देता है। तो ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये कब अप्लाई होती हैं, तो इसकी कंडीशंस हैं। द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन, ये सिर्फ तभी अप्लाई होती हैं जब, भाई जब क्या हो। पहली कंडीशन ये है कि मोशन मस्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा तभी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकेंगे। स्ट्रेट लाइन में मोशन एक्स एक्सिस में भी हो सकती है। लेट करें एक ऑब्जेक्ट सिर्फ वाई एक्सिस में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसके ऊपर भी ये इक्वेशंस अप्लाई होंगी। या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ जी एक्सिस में मूव कर रहा है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन में होना पहली शर्त है। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, लेट करें अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, किसी कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, या उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो फिर हम उसके ऊपर इन इक्वेशंस को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहली कंडीशन है। उसके बाद इसकी जो सेकंड कंडीशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से रॉकेट है, अब आपने इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आपने रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ना है। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो रॉकेट का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं होता। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। तो उसका एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना और उसकी मोशन का स्ट्रेट लाइन में होना ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन क्या है
नो एयर फ्रिक्शन, यानी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर एयर की फ्रिक्शन जो है वो एक्ट ना कर रही हो या नेग्लिजिबल हो, बहुत ही कम हो, ना होने के बराबर हो, तो फिर इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। अगर एयर की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, लेट करें जब आप बाइक पे मूव करते हैं या कार पे मूव करते हैं, कार के अंदर बैठ के, तो सामने से आप जानते हैं आपको एयर टकराती है, तो वो एयर की फ्रिक्शन है। अगर एयर की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो फिर इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस का जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आएगा, इनको अप्लाई करना ठीक नहीं होगा। तो ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन ये है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि मूव कर रहा है, हमने ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अप्लाई करना है, उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी लाइट एक सेकंड के अंदर 3,00,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। तो हमारे पास जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह हमारी बाइक है, हमारी कार है, या एरोप्लेन है, या ट्रेन है, ये एक सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल से तय करते हैं। लाइट एक सेकंड के अंदर 3,00,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है स्पेस में। तो इतनी स्पीड के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फिर उसके ऊपर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरीके से एरोप्लेन मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ट्रेन मूव कर रही है, कोई कार मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। हाई स्पीड के साथ जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उन पे हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर उन ऊपर हम कौन सी इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं? तो स्टूडेंट्स, उनके ऊपर फिर हम आइंस्टाइन के जो इक्वेशंस हैं, जो उसने स्पेशल थ्योरी के अंदर दी थी, जो कि आप चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे, मैथ्स की इक्वेशन है, टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, वो अप्लाई करते हैं। हाई स्पीड के ऊपर वो अप्लाई होती है और लो स्पीड के ऊपर ये वाली इक्वेशंस अप्लाई होती हैं। तो ये है वो कंडीशन जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप कंडीशंस बताएं जिनमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अप्लाई किया जा सकता है, या फिर इस तरह ही पूछ सकता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस की लिमिटेशन क्या है, यानी लिमिट बताएं। तो फिर आपने ये वाले 4 पॉइंट लिख देने हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। इन चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लें। आपकी बुक के अंदर भी ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसमें हम एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि जिस जगह पे, जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो फ्रेम जो है वो इनर्शियल होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ये अब आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, लेकिन 4 पॉइंट काफ़ी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स, 2 बातें फिर याद रख लें कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो। ये हमने जब इक्वेशंस को ड्राइव करना है तो हमने वहाँ पर इन 2 बातों को ज़रूर मेंशन करना है थ्योरी में, मैथमेटिकल स्टेप करने से पहले। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो आप जानते हैं जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपस में इक्वल हैं। तो यानी जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना, तो वहाँ पर जो वेक्टर्स हैं उनको भी हम एज अ स्केलर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। अब स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, इस चैप्टर का जो सबसे पहला लेक्चर है, आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर डिटेल में सीख सकते हैं। तो बात का मकसद ये है कि जब हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का जब सिंबल लिखेंगे तो हम उनके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। हालांकि वेक्टर के जो सिंबल होते हैं उनके ऊपर एरो लगाया जाता है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है तो ये वेक्टर, लेकिन हमने इनको एज अ स्केलर के तौर पर ट्रीट करना है। तो आपकी बुक के अंदर भी जो वेक्टर के सिंबल हैं इन इक्वेशंस के अंदर यूज़ हुए हैं, उनको बोल्ड नहीं किया हुआ, उनके ऊपर एरो नहीं लगाया हुआ। तो मैंने आपको इसकी वजह बता दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आपने इस चैप्टर का पहले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो बोल्ड करते हैं सिंबल या ऊपर एरो लगाते हैं। तो आपके जहन में आएगा कि बुक के अंदर ना एरो लगा हुआ ना बोल्ड हुआ हुआ, तो फिर ये क्या है। तो इसकी वजह ये है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करते हुए
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो वेक्टर्स हैं इनको हम स्केलर के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने असल काम की तरफ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अब बारी बारी इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। बड़ी ध्यान के साथ आपने समझना है। तो मैंने हेडिंग यहाँ पर दी है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम ड्राइव करने लगे हैं। थ्योरी जो है वो तीनों इक्वेशंस के अंदर सेम रहेगी, बस जो सेकंड और थर्ड है उसमें हम यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस और ऐड करेंगे। इसमें सिर्फ ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? कंसीडर अ बॉडी, लेट करें हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बात आ गई ना कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये दो कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है, वरना ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं होंगी। तो इसलिए हम इन दो कंडीशंस को यहाँ पर भी लिख रहे हैं। अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो ना मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं। एक होता है पहले रुका हुआ था फिर मूव करना शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, वो पहले ही मूव कर रहा था। लेट करें आप जो है बाइक पे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो आप पहले ही मूव कर रहे हैं। अब आपने देखा कि रोड जो है वो खाली है, साफ़ सुथरा रोड है, नया बना है, तो थोड़ी सी रेस बढ़ा देता हूँ। तो अब आपने क्या किया, पहले आपकी वेलोसिटी कम थी, फिर आपने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना शुरू किया। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। लेट करें आपकी वेलोसिटी 20 थी, स्पीड जो है वो 20 थी। मैं यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड का जो है लफ्ज़ यूज़ करूँगा, तो आपने एक ही चीज़ समझना है। पहले 20 थी, फिर बढ़ती बढ़ती आप लेट करें 60 तक चले गए, तो 20 जो है वो इनिशियल होगी, जो बड़ी है 60 तक, वो जो 60 है वो फाइनल है। और जारी बात है 20 से 60 तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, कुछ ना कुछ सेकंड भी लगेंगे। तो यही बात हमने यहाँ पर की है कि एक बॉडी है, मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रही है। लेट करें अगर आपकी वेलोसिटी 20 है और एक सेकंड में 25 हुई है, तो फिर अगले सेकंड में 30 होगी, फिर अगले सेकंड में 35 होगी। यानी हर एक सेकंड के अंदर जितनी बड़ी है अगले सेकंड के अंदर भी उतनी इंक्रीज़ हो, उससे अगले सेकंड के अंदर भी इतनी ही इंक्रीज़ हो, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रही है। ऐसे नहीं कि पहले सेकंड में 5 चेंज हुई, अगले सेकंड में 10 चेंज हो गई, ऐसे नहीं है। तो ऐसा होगा तो फिर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है या फिर कांस्टेंट होता है। तो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है विच बिकम्स वी एफ, बाद में वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ होगी, और वेलोसिटी चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगता है, आफ्टर टाइम इंटरवल टी। तो उसको टाइम इंटरवल टी लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा, कुछ ना कुछ सेकंड्स लगे। तो ये सिर्फ एक सेंटेंस है, इतनी सी थ्योरी है, आप बड़ी इजीली याद कर लेंगे। देन वी कैन राइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पर बेसिकली ना एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। चूँकि मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यही एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी, जिसको आप डेल्टा वी भी लिखते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये है एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस तरह लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। और ओवर जो टाइम है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको एक दफ़ा ना वर्डिंग के अंदर लिखा है। अब हम इससे जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इन सब के सिंबल लिख के करेंगे। टाइम को मैं अभी टाइम ही लिख लेता हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी लेंथ मैनेज हो जाए। बुक के ऊपर जो इसकी डेरिवेशन है वो जस्ट 2 से 3 स्टेप्स हैं, जो कि पेपर के अंदर अगर आप शॉर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल छोटा सा लगेगा। तो हम काम वही कर रहे हैं, बस ये कि हम 1-2 स्टेप थोड़े से एक्स्ट्रा बना रहे हैं, वही काम है, बस उसको पहले लिख लिया। अब एक्सेलरेशन को आप ए के साथ शो करें, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को आप वी एफ के साथ शो करें, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हमने मेंशन भी किया है।
माइनस इनिशियल वेलोसिटी को आप वी आई के साथ शो करें, यहाँ पर ये मेंशन किया है, ओवर टाइम को आप यहाँ पर टी के साथ शो कीजिए। अब आप इसको रीअरेंज करें, ये टाइम इस तरफ डिवाइड हो रहा है और उस तरफ जाकर ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो एक्सेलरेशन और टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब इसमें इस तरह करते हैं कि ये वी आई इस तरफ माइनस हो रहा है, जब हम इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, इस यहाँ से उस तरफ लेकर जाएंगे तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो ए टी और उस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं, प्लस वी आई, ठीक है ना। वी आई उधर जाकर प्लस हो गया। तो ये देखें दोनों ऐड हो रहे हैं, इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं है, ये और ये दोनों प्लस के हैं। वो पहले ही प्लस का था, ये उधर जाकर प्लस हो गया, उधर ले गए। चाहे आप यहाँ पर लिख लें चाहे इस तरफ लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। इज इक्वल टू वी एफ। अब हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, इसके एक स्टेप रह गया है, वो लिख लेता हूँ। तो और यानी आप जानते हैं जब इक्वेशंस इक्वल हों, एक जो है इसकी साइड इस तरफ हो, एक इस तरफ हो, आपस में इक्वल हो, तो इनकी साइड को चेंज किया जा सकता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बात एक ही है, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, या वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत ही सिंपल सा सादा सा प्रूफ। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल सा प्रूफ समझ आ गया होगा। आइए अब हम डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के अंदर भी हम थ्योरी वही रखेंगे कि हम लेट करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है, मूव कर रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। उसकी पहले वाली वेलोसिटी वी आई थी, बाद में उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, और वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगा है वो टाइम इंटरवल टी है। अब जाहिर सी बात है कि जब बॉडी पहले 20 की स्पीड से, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मूव कर रही है, बाद में लेट करें वेलोसिटी चेंज होते होते अगर उसकी वेलोसिटी 60 हो जाती है तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना, 20 से 60 तक जाने में कुछ ना कुछ सेकंड्स तो लगेंगे। और 20 से 60 तक जाते हुए वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ फासला, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। चूँकि स्ट्रेट लाइन में जब मूव करे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट इट कवर्स अ डिस्टेंस एस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, कि जिस टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है वी आई से वी एफ, यानी पहले से जो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक गया है ऑब्जेक्ट, तो उसको 4, 5 या 10 सेकंड लगे होंगे, और उस 10 सेकंड के अंदर उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, तो उसको हमने एस के साथ शो कर दिया। अब ये वाले दो सेंटेंस है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सिंपल ये एक सेंटेंस लिखा था, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन करते हुए हम ये दो सेंटेंस लिखेंगे। देन वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला लगाना है, बेसिकली डिस्टेंस जो कि फाइंड करना है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू दिस, तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। और डिस्टेंस का फार्मूला या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमें मिलता है वेलोसिटी से। आप जानते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो लिहाजा मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर वर्ड यूज़ करूँ तो फ़िलहाल यहाँ पर इस टॉपिक में आपने एक ही मतलब समझना है, फासला, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फासला शो कर रहा है। तो यहाँ पर चलें हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसने डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ किया है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको हम सेपरेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को साइड पे करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर रहेगा तो टाइम फिर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो डिस्प्लेसमेंट इधर रह जाएगा, टाइम दूसरी तरफ जाकर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल हो गया। अब स्टूडेंट्स बेसिकली बात ये है कि वेलोसिटी तो v होती है, हमारे पास वेलोसिटी v नहीं है, हमारे पास तो दो वेलोसिटी है। पहले वेलोसिटी इनिशियल v आई थी, बॉडी मूव कर रहा है, बाद में फाइनल उसकी वेलोसिटी vf हो गई। तो फिर हमारे पास वेलोसिटी v नहीं है, दो वेलोसिटीज़ हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को ना तो vi पुट करेंगे अकेला, ना तो अकेला vf पुट कर सकते हैं। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर आप उनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। यानी यहाँ पर मैं इसी फार्मूला को यहाँ पर लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल होगा, चूँकि हमारे पास वेलोसिटी अकेली नहीं है, दो वेलोसिटीज़ हैं, पहली और बाद वाली, इनिशियल और फाइनल। तो जब दो या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर हम उसका एवरेज लेते हैं। स्टूडेंट्स एवरेज कैसे लेते हैं, देखें, जितनी चीज़ें हों उनको ऐड करो और जितनी है उस पर डिवाइड कर दो। लेट करो आपके पास दो चीज़ें हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। अगर आपके पास तीन चीज़ें हों तो तीनों को ऐड करके फिर 3 पे डिवाइड किया जा सकता है। ये आपने एवरेज लेना सीखा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास दो वेलोसिटीज है ना, दो वेलोसिटी, दोनों का एवरेज कैसे लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दो वेलोसिटी हैं, दोनों को ऐड कर दो, प्लस फाइनल वेलोसिटी, दोनों को ऐड किया और चूँकि दो हैं तो फिर इसलिए इनको 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये आपने क्या लिया, ये आपने बेसिकली एवरेज वेलोसिटी ले ली। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी अकेली नहीं है, 2 है, मैं बता चुका हूँ, तो लिहाजा उनका एवरेज लेते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय टाइम आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस भी लिखा है, आपकी बुक से कॉपी किया है। एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी पहले कुछ थी बाद में चेंज हो गई, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी ये कि जो शुरू में हो बाद में वही हो। यानी लेट करें अगर आप एक गाड़ी में है, गाड़ी को ना आप रेस दे रहे हैं ना आप ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना कम होगी। चूँकि बढ़ेगी तो तब जब आप रेस देंगे, एक्सेलरेटर दबाएंगे, और कम तो तब होगी जब आप ब्रेक लगाएंगे। जब आप ना ब्रेक लगा रहे हैं या ना रेस दे रहे हैं तो फिर वेलोसिटी जो है वही रहेगी। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट तब होती है जब वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर सेंटेंस में बात की है कि वेलोसिटी बॉडी की चेंज हुई है, लेकिन इक्वल चेंज हुई है, इक्वल टाइम में, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी दो वैल्यूज हैं, पहली और बाद वाली, तो सो वी कैन यूज एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। अकेली वेलोसिटी की बजाय क्या यूज करेंगे, एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं मैं समझा चुका हूँ। अब हम यहाँ पर इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट डी या एस के साथ शो करें, एस के साथ चलें शो कर देते हैं, बड़ी ध्यान के साथ समझिएगा। उसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई से शो करेंगे, प्लस फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ के साथ शो करेंगे। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक है, ये टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब इसकी जो आगे वाली मैथ है वो मैं आपको यहाँ पर आगे करवाने वाला हूँ। ये आपने इंतहाई ध्यान के साथ स्टेप बाय स्टेप समझनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं लिखता हूँ एस यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू, और इक्वल लगाने के बाद हम इस ब्रैकेट को वैसे ही लगाते हैं। ब्रैकेट क्या है, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखें, आप कह सकते हैं कि सर आपने वी आई तो लिख लिया, प्लस वी एफ लिखा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स हमने वी एफ यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर हम हिंट देंगे फर्स्ट इक्वेशन का। जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ये वाली आपको मैं करवा चुका हूँ इससे पहले, उसमें वी एफ की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर हम उसको हिंट भी देंगे। हिंट क्या देंगे कि हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी के। तो देखें यहाँ पर जो वी एफ है मैंने वो नहीं लिखा, वी एफ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू लिख दूंगा। वी एफ की वैल्यू क्या होती है, वी आई प्लस ए इंटू टी। तो आपको समझ आ गई मैंने क्या किया, वी एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। कहाँ से ली वी एफ की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से।
अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा s इज़ इक्वल टू, ये देखिएगा वी आई प्लस वी आई, तो 2vi बनेगा, 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, जो नीचे 2 है उसको वैसे ही रखें, मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखें टी चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले के साथ ही होगा ना, नीचे वाले के साथ थोड़ी होगा, तो ऊपर वाले दोनों के साथ अब आप टी को मल्टीप्लाई कर दें। टी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ टी तो नहीं लगा सकते, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले के साथ भी होगा और प्लस के बाद वाला जो हमारे पास रकम है उसके साथ भी होगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2vi और इसके साथ भी टी लग गया मल्टीप्लाई होके, प्लस ए टी। अब देखें इधर एक टी पहले ही मौजूद है और ये टी भी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा टी का स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया। आपको समझ आ गई स्टेप की। अब इसके बाद इस तरह करते हैं कि ये जो है ना दोनों 2 पे डिवाइड हो रही हैं, 2 जो है दोनों का बटा है, इसका भी है इसका भी है, तो दोनों का बटा सेपरेट कर दो, कोई मसला नहीं है। यानी 2vi इसका 2 अलग कर दो बटा, प्लस ए टी स्क्वायर और इसका 2 जो है बटा वो अलग कर दो। देखो जब आप एलसीएम लोगे 2 तो फिर वही आएगा, 2 एलसीएम लोगे ऊपर आएगा, ठीक है। जब आप 2 एलसीएम यहाँ पर लोगे तो ऊपर क्या आएगा, 2vi प्लस ए टी स्क्वायर, फिर वही बन जाएगा, तो फ़र्क तो नहीं पड़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 को दोनों का बटा अलग अलग कर दिया, यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा s इज़ इक्वल टू वी आई टी। अच्छा ये 2 चूँकि बटा है तो उसको आप थोड़ा सा अलग तरह लिख लें, यानी इस तरह लिख लें 1/2 लिख लें, ठीक है, यानी 2 को सेपरेट कर लें, और ए टी स्क्वायर चूँकि ऊपर है तो उसको यहाँ पर ऊपर ही लिख रहे हैं 1/2 ए टी स्क्वायर। बात एक ही है, ए टी, अब आप ए टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर ओवर 2 ही बनेगा, तो 2 को थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी फॉर्म मिल सके। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आपने पेपर के अंदर सॉल्व करना है, जो चीज़ें आपने लिखनी है, जितने स्टेप करने हैं वो मैंने सारे कर दिए हैं। इसी तरीके से आप पेपर में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। उसकी भी थ्योरी सेम इतनी ही थ्योरी है, ठीक है, सिर्फ ये जो मैथ है ये थोड़ी सी चेंज होगी, और ये क्या चेंज होगी यहाँ पर हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, तो आइए अब नेक्स्ट वाइट बोर्ड पर उसे सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे, थ्योरी सेम है और मैथ भी तकरीबन आधी सेम है। आप देखिएगा हम यहाँ पर फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, हम जानते हैं अभी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर यूज़ करके आए हैं। आप वही वाले स्टेप कर सकते हैं यहाँ तक कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज चूँकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब चूँकि वेलोसिटी यहाँ पर हम एवरेज लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसके अंदर हम एवरेज तक कैसे आए थे, जो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने स्टेप किए थे आप वो कर सकते हैं। पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, वेलोसिटी को साइड पे करें, डिस्प्लेसमेंट एक तरफ हो जाए, ठीक है, और फिर ये एवरेज पुट करें। फिर इसके अंदर आप लिख दें कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल आएगा, लेकिन ये इस तरीके से भी ठीक है चूँकि आपकी बुक के ऊपर उसने ऐसे किया हुआ है, डायरेक्ट उसने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, चूँकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये टाइम उधर चला जाता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आपको पता चल चुका है पिछली इक्वेशन के अंदर कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी पहले वाली वेलोसिटी, दो तो वेलोसिटीज हैं, दोनों को ऐड करेंगे, इनिशियल और फाइनल दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से एवरेज लेने का ये मेथड है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी ओवर प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख दिया। अब सिंबल लिखते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखें s के साथ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी vi
फाइनल वेलोसिटी वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो कोई नया स्टेप नहीं आया, ये तो हमने यहाँ तक तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इतनी मैथ की थी, बस उसमें हमने क्या किया था। अब यहाँ पर फ़र्क समझ लीजिए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हुए जब आप यहाँ तक आते हैं तो इसमें आप वी एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं वी आई प्लस ए टी, जो कि हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके उसके बाद 2-3 स्टेप में सॉल्व करते हैं तो ये सेकंड इक्वेशन प्रूव होती है। लेकिन क्योंकि हमने अब थर्ड करनी है तो थर्ड में क्या करते हैं, हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और ये भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लेंगे। कैसे देखिएगा, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिएगा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। हम इसको ड्राइव कर चुके हैं, ये लिखी भी हुई है, मैंने साइड पे भी तीनों लिख दी हैं। वी एफ वैसे ही लिखें, वी आई उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और इस तरफ रह जाएगा ए और टी। अब आप यहाँ पे टी इस तरफ रखें और ए को भी आप उस तरफ ले जाएं, ये बनेगा वी एफ माइनस वी आई, ये ए उस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये आया मेरे पास टी। अब टी मैंने कहाँ से लिया, यहीं से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से लिया। इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर ए का, और ये वाली जो वैल्यू है टी की वैल्यू ये आई वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, यहाँ पर टी की जगह पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में, और उसके बाद थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन आपको बड़ी ध्यान के साथ समझने पड़ेंगे, खुद करेंगे तो गलती कर सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या ए, चूँकि मैंने ए का नाम दे लिया तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पुटिंग, आपने इसके बाद फ़ौरन नीचे लिखना है कि ये वाली वैल्यू है ना, इसको तरतीब से लिख लीजिएगा, टी इज़ इक्वल टू करके लिए, यानी इस तरीके से लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे लिख लें कि टी इज़ इक्वल टू, बात एक ही आप जानते हैं, ठीक है, इस तरह लिख लो, ए हो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए बनेगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है टी की वैल्यू हमने निकाली है, इसके बाद लिख रहे हैं दिस वैल्यू किस में पुट करनी है भाई, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, उस इक्वेशन को आपने क्या नाम दिया है, ए का नाम दिया है, 1 का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी नाम दे लें, ए का नाम दे लें। तो सुन लो, अगर यहाँ पर वी एफ की, ये जो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ यहाँ पे सिर्फ वी आई प्लस ए टी पुट करके सॉल्व करोगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी, आप कर चुके हैं। इसको वैसे रखो, सिर्फ टी की जगह पे ये पुट करके सॉल्व करोगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। बस थोड़ा सा फर्क है सेकंड और थर्ड में, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दफ़ा, मैथमेटिकल चीज़ें यहाँ प्रैक्टिस करने से आती हैं, तो 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर आपकी ये फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो S इज़ इक्वल टू, ये समझने वाली चीज़ है, और ये ब्रैकेट में वैसे लिख रहा हूँ, ये क्या है, वी आई प्लस वी एफ है, आप इसको वी एफ प्लस वी आई भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर बाद। देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ा 5 + 3 हो या 3 + 5 हो, आंसर तो 8 ही आएगा, ऐड हो रहे हैं तो वी आई प्लस वी एफ या वी एफ प्लस वी आई एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय टी, टी किसके इक्वल है, ये है, टी मेरे पास है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, चूंकि टी के फार्मूले के अंदर वी एफ पहले है वी आई बाद में, तो हमने यहाँ पर भी वही तरतीब लगा ली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने टी की जगह पे फार्मूला पुट किया वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, तो ओवर क्या आना है, ए आना है, मैंने गलती से टी लिख दिया था, तो अब मैंने इसको ठीक कर लिया, ये टी है तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो एक दफ़ा मैं लिखता हूँ इसको, ये स्टेप अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो, ये वी एफ प्लस वी आई, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ऊपर वाला क्या है, वी एफ माइनस वी आई, इससे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे है 2 और साथ है ए, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गए। अब आपको समझ आ गई, ऊपर वाले से, नीचे वाले से, मैंने ऊपर वाली ब्रैकेट दोनों वैसे ही लिख दी। ये 2a इस तरफ हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसको लिखते हैं 2as, ये s तो पहले ही उधर है, ये 2a उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुआ। इसको मैं एक दफ़ा ऐसे लिखता हूँ, वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना हम एक हिंट देंगे, आपने ये मैथ पढ़ी हुई है,
आप जानते हैं कि x प्लस वाई या x माइनस वाई जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बनता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, पहले का स्केयर यानी x का स्केयर प्लस माइनस माइनस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो y और y का स्क्वायर आएगा। या फिर आप ऐसा भी हिंट दे सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप ये वाला हिंट भी दे सकते हैं, x y के लिहाज से भी देख सकते हैं। तो मकसद ये कि पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, तो ये इक्वल होगा पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा पहले का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरा दूसरे होगा दूसरे का स्क्वायर, तो वी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा वी एफ का स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देते हैं जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी एफ स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस दूसरा भी सेम है वी आई से मल्टीप्लाई होगा तो वी आई का स्क्वायर आएगा। ये हमने यहाँ पर हिंट दे दिया, आप भी हिंट ज़रूर दीजिएगा। तो लीजिए स्टूडेंट्स, यही हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो है इक्वेशन है, यही उसका फार्मूला है। तो हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं दिस इज द फार्मूला ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स मैं दोबारा फिर बताता हूँ कि ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं आपके सामने मैंने सॉल्व की हैं, लेकिन आपको समझ तो आ गई अच्छे से ना, ऐसे ही है ना। लेकिन जब तक आप अपने हाथ के साथ इनको सॉल्व नहीं करेंगे 2-3 दफ़ा, तो आप जब पेपर में लिखेंगे तो आप भूल सकते हैं। तो लिहाजा मैथमेटिकल चीज़ें बार बार करने से होती हैं। जिस तरह मैंने आपको करवाई हैं इसी तरीके से आपने पेपर के अंदर सॉल्व करनी है, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी इक्वेशन ऑफ मोशंस की डेरिवेशन, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है। लेकिन अभी हमारे पास इनकी जो ग्राफिकल डेरिवेशन है वो बाकी है, तो उस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये ड्राइव करेंगे, ये देखेंगे, ये समझेंगे कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्राफ बना के यानी ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।